नमस्कार दोस्तों, हम लाइव हाजिर हैं और आज हम चर्चा करेंगे हमारे देश में सो कॉल्ड चुटकुलों के गिरते स्तर पर। हालांकि ये भी एक बहस का विषय है कि वो चुटकुला है या नहीं है, लेकिन जिस मकसद से बोला जाता है हंसाने के लिए, क्या उसकी वो सही परिभाषा है, इस पर बात करेंगे। कपिल शर्मा का जिक्र इसलिए क्योंकि हास्य का पर्याय तो बन ही चुके हैं वो हमारे देश में। तो हम ये मानकर चलते हैं कि पिछले 10-12 सालों में जो भी कॉमेडी के जॉनर में लोग आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्यार कपिल शर्मा को मिला है। उनका अपना नाम चला है, टीवी से लेकर नेटफ्लिक्स तक पहुंचे हैं। तो हम कपिल शर्मा के चुटकुलों पर भी बात करेंगे, साथ ही किस तरह से हमारे देश की भाषा बदली है, हमारे देश का सेंस ऑफ ह्यूमर बदला है या बदलने की कोशिश हो रही है, खासकर जो नई पीढ़ी है। इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। जी, अच्छा देखिए, अगर हम कपिल के शो की अगर हम बात करें, तो एक तो जो शिकायत जी, आती है वो है कि कपिल के शो में बॉडी शेमिंग होती है, चाहे वो किकू शारदा हो या बिल्कुल। कोई और हो। ठीक है, इसके अलावा हमने रशियन गर्ल्स पर बनाए गंदे चुटकुले भी देखे हैं, जो कि मतलब एक तरह से एक बहुत बड़ा अपमान और तिरस्कार के रूप में हम देख सकते हैं। माता पिता के रिश्तों को भी नहीं छोड़ा गया है, उस पर भी जोक हुए हैं कपिल के शो में। सवाल यह है कि क्या कपिल शर्मा ने ऐसे गंदे चुटकुलों को बढ़ावा दिया है, क्योंकि वो अपनी रियल लाइफ वाइफ के होंठों का भी खूब मजाक बनाते हैं। इनफैक्ट अब वो इतना हो गया है कि अब वो टू मच हो गया है। अब तो खैर रियल लाइफ वाइफ उनकी जी, आती ही नहीं है। समय रैना की अगर हम बात करें तो उन्होंने 16 करोड़ के इंजेक्शन पर भी चुटकुला बनाया। 16 करोड़ का इंजेक्शन एक ऐसी बीमारी में दिया जाता है छोटे बच्चों को, और आप उस पर मजाक बना रहे हैं। जबकि अगर हम देखें तो बच्चन के शो में भी समय रैना को बुलाया गया, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात। और दूसरा ये कि देश में जब चुनाव होते हैं तो उससे पहले रेपिस्ट बाबा को भी जेल से किया जाता है रिहा। ये बात मैं यहां क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये हमारे देश के साथ मजाक होता है। तो हमारे देश में मजाक, हास्य, फूहड़पन किस तरीके से गिरा है, इस पर चर्चा करना चाहते हैं। आप किस तरह से देखते हैं? हम कपिल के शो से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि कपिल को नंबर 1 माना जाता है हमारे देश में कॉमेडी के जॉनर में। तो हम ये मानकर चलते हैं कि बाकी के जो कॉमेडियंस हैं वो उसको फॉलो करना चाहेंगे, क्योंकि वो एक बड़ा नाम है। बिल्कुल, आपने उज्जवल जी जैसे कपिल शर्मा को एक सीमा रेखा की तरह रखा है कि जी। कपिल शर्मा के पहले के चुटकुले और कपिल शर्मा या उनके बाद के चुटकुले। जी। बिल्कुल ठीक है। मुझे याद आता है कि जब हम छोटे थे हम्म। तो चुटकुले मतलब चुटकुले होते थे, मतलब एक हास्य जो पैदा करे और स्वस्थ रहे। हाँ। उस दौर में भी एडल्ट चुटकुले होते थे, मगर वो अलग कहलाए जाते थे कि वो एडल्ट चुटकुले हैं। हाँ। तो मतलब उसकी भी ऑडियंस रही होगी, उसको भी कहने सुनने वाले लोग थे, लेकिन वो बड़े छुप के और किसी ग्रुप में या 2 लोगों के बीच की बात हो सकती थी। आज जिस हम्म। तरह से आम है वो ऐसा नहीं था। मैं ये बात हाँ। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे आज सब कुछ बिगड़ गया है। सब कुछ हाँ। आज नहीं बिगड़ा है, ये सब कुछ चला आ रहा है। जी। सीमाएँ जो है टूट गई हैं, सीमाएँ जो है वो थोड़ा वो बाउंड्रीज़ जो है ऐसे चुटकुलों की और बड़ी हो गई है। हाँ, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो चुटकुले मतलब इसी तरह के चुटकुले हो गए हैं जिसको आप नॉन-वेज कह लीजिए या भद्दे कह लीजिए, क्योंकि इधर लंबे समय से मैंने कोई सादा चुटकुला नहीं नहीं सुना है, जिसको सुनकर बड़ी हँसी आई हो, लगा कि हाँ। लेकिन ये जो चुटकुले जो आ रहे हैं आज के समय में, ये ज़्यादातर देखते हैं कि उसमें कहीं न कहीं जो है या तो रिलेशनशिप का मजाक बनाया जाता है, या जैसा आपने कहा बॉडी शेमिंग होती है, या फिर मतलब उसमें गाली-गलौच होती है। तो इस तरह के चुटकुले जो हैं आजकल चुटकुले इसी तरह के आ रहे हैं। पहले जो चुटकुलों में सादगी हुआ करती थी, उस तरह की सादगी जो है खत्म हो गई। हालाँकि अब वो जीवन में भी नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। जी। तो कपिल शर्मा की पहले जैसे मैंने कहा कि जो मुझे याद है तो चुटकुले होते थे, एडल्ट चुटकुलों की भी बाकायदा किताबें बिका करती थी। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ। वो सब चीज़ें नहीं है। तो वो हम्म। जोक्स की अलग बुक होती थी, अलग रीडरशिप थी, अलग कहने सुनने वाले थे। लेकिन चुटकुले मतलब नॉर्मल। और टीवी के आने के बाद में जो चैनल्स वाला दौर है, जो कॉमेडी शोज़ का दौर है, जो स्टैंड हाँ। अप कॉमेडीज़ का दौर है, वो भी बहुत हद तक स्वस्थ कॉमेडी का ही दौर रहा है। ऐसा नहीं कि उसमें चीज़ें भद्दी होने लगी थी। एक अच्छे तरह से मतलब पॉलिटिकल होता था, बहुत ज़्यादा होता था, पति-पत्नी के जोक्स हो जाते थे, प्रेमी-प्रेमिका के जोक्स हो जाते। थोड़ा-सा वो हम्म। जीजा-साली वाला या देवर-भाभी वाला जॉनर आता था, वो थोड़ा-सा
तो वो माना जाता है कि नहीं नहीं, फिर ये साधारण रूप से सुनने सुनाने की चीज नहीं। लेकिन जोक्स जो होते थे वो सामाजिक जीवन पर होते थे, सामाजिक जो कुरीतियां थी उसके ऊपर थे, या कभी दफ्तर में बॉस को लेकर या कर्मचारियों को लेकर थे, राजनीति के चुटकुले थे। रिलेशनशिप में पति पत्नी के चुटकुले जो थे वो तो मान ली जाते ठीक है कि ये घर में भी बात हो सकती है, लेकिन जब वो जीजा साली देवर भाभी वाला जॉनर आता था तो फिर वो अलग हो जाता। लेकिन अब तो यहाँ से चीजें बहुत 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 आगे चली जा चुकी हैं। और ये जो इसमें बॉडी शेमिंग का मामला आया वो हमको कपिल शर्मा के यहाँ से देखने मिलता है। कपिल शर्मा का शो जब शुरू हुआ था, आप याद कीजिए और दर्शक भी जानते होंगे, वो फैमिली शो के रूप में शुरू हुआ था। हाँ, कपिल शर्मा पहले दिन से ऐसे नहीं हो गए थे। कपिल जब आए थे उनका शो फैमिली ऑडियंस के लिए होता था, सब लोग दादा दादी नाना नानी माँ बाप बच्चे बैठ के देखते थे। और एक आपका माइक डिस्कनेक्ट हुआ है शायद, आपका माइक शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। नहीं, मुझे आवाज आ रही है, आपको आ रही है आवाज? आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, शायद माइक डिस्कनेक्ट हुआ है ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं इसको निकाल देता हूँ, एक मिनट रुकिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है? अब बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एक सेकेंड, अभी आई आवाज? अभी थोड़ा बेहतर है। हाँ, आप ये हिल रहा है आपका माइक, तो शायद लूज है, लगा लीजिए उसको। हाँ, लूज नहीं। हाँ हाँ, हाँ, अभी आ रही है आवाज? हाँ, अब सही है। हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। तो कपिल शर्मा भी जैसे फैमिली ऑडियंस के लिए थे, उनकी कॉमेडी भी थी उसी तरह की, और उसमें थोड़ा सा फिर ग्लैमर का तड़का लगने लगा था कि चलिए बॉलीवुड के लोग आ रहे हैं। वहां से चीजें जो है, जब वो फिल्मों की बात होती थी, कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसमें जो चीजें शुरू हुई, एक तो वो हीरोइनें जब आती थी, कपिल ने जब वो फ्लर्ट जैसे मामले शुरू किए, और कॉमेडी में भी जब आया कि जैसा आपने कहा कि उनकी जो स्टेज वाइफ थी या जो स्क्रीन वाइफ थी उसको लेकर वो हल्का हल्का पति पत्नी वाला मजाक जो है, ये सारी चीजें, लेकिन वहां से बाउंड्रीज जो है वो थोड़ा सा टूटती चली गई और नई बाउंड्रीज बनने की कोशिश, और फिर कपिल के साथ साथ जो है बाकी जो दूसरे कॉमेडियंस थे, फिर तो हमने बहुत सारी अश्लील कॉमेडी टीवी पर ही देख ली है। कपिल के समय में भी जो लोग कॉमेडी कर रहे थे। अब इसमें मुझे कपिल का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है कि उन्होंने जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई आप ये सब क्यों करते हैं, इस तरह की चीजें जो एक्ट्रेसेस आती हैं उनके साथ फ्लर्ट वगैरह, तो कहते हैं कि चैनल की तरफ से ये कहा जाता है, चैनल का ये कहना है, ये है। तो इनडायरेक्टली उसमें कहीं ना कहीं ये कि स्क्रिप्टेड होती थी चीजें, जोक्स स्क्रिप्टेड होते थे, तो शायद लोगों की ये डिमांड, और कपिल का शो जो है वो रात को ही आया करता था, ये भी है। तो 8 बजे वाले स्लॉट में कभी रहा मुझे याद नहीं है, और मुझे एकदम याद नहीं, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान है 10 बजे के स्लॉट में, 9 के बाद 10 के बाद में 10:30, तो वो थोड़ा सा हमारे यहाँ ये मान लिया जाता है कि जब वो लेट नाइट होने लगता है तो थोड़ी सी छूट ली जा सकती है। तो वो कपिल के यहाँ से जो शुरुआत हुई धीरे धीरे, ये जो फ्लर्ट की, बॉडी शेमिंग की, और उसके बाद कई बार वो डबल मीनिंग चले गए, बिलो द बेल्ट चले गए, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो है कपिल के शोज के क्लिप्स के हमको देखने मिलते हैं। और अभी भी कपिल का नाम इस मामले में, जब रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना वाला मामला हुआ, इसके बाद वो इसीलिए आया क्योंकि जिस तरह से रणवीर इलाहाबादिया ने चुटकुला सुनाया था, उसी तरह का एक चुटकुले का या कॉमेडी का क्लिप जो है वो कपिल शर्मा का निकल कर आया, वो कह रहे कि भाई बच्चे क्रिकेट के लिए इतने क्रेजी होते हैं, जो मतलब थोड़े बड़े हो चुके हैं, कि 4 बजे मैच शुरू होने वाला, 2 बजे उठ जाते हैं, फिर वो माता पिता की कबड्डी देख के फिर सो जाते हैं। इस तरह बाद में उनका क्लैरिफिकेशन भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि उस जो वीडियो था चैनल के प्लेटफॉर्म पर नीचे उन्होंने लिखा कि भाई मैं लड़ाई झगड़े की बात कर रहा हूँ। तो कपिल लगातार बिलो द बेल्ट होते चले गए। फिर जैसे उसमें क्रॉस ड्रेसिंग वाले कैरेक्टर्स, महिलाएं उनके उसमें शो में रही हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जो क्रॉस ड्रेसिंग वाला भी मामला आया, तो उसको लेकर तो फिर वो ज्यादा ही फूहड़ होते चले गए, मतलब फूहड़ हो जाना जिसको बोलते हैं, बिल्कुल। देखिए, तो ये कपिल से शुरुआत तो हुई है इस चीज की। मैं रशियन गर्ल्स वाले पर ध्यान ले जाना चाहूंगा। एक एपिसोड में अक्षय कुमार आए थे और अक्षय कुमार के साथ बहुत सारी
फिरंगी लड़कियां खड़ी हुई थी। तो कपिल शर्मा के कुछ ऐसे शब्द आते हैं कि जब अक्षय पाजी आते हैं तभी ये रशियंस आ जाती हैं, वरना तो मार्केट में दिखाई नहीं देती हैं। उस तरीके के उनके बयान थे। फिर एक और कॉमेडियन ने देखा देखी एक फिगर, एक नंबर बोलना शुरू किया जो कि बहुत ही अपमानजनक था। और उसके बाद एक यूट्यूबर हैं, इंडियन यूट्यूबर हैं, उनकी रशियन वाइफ है, उनके साथ किसी ने वही फिगर रिपीट किया पब्लिक प्लेस पर। उनका झगड़ा हुआ, वो वीडियो सामने आया कि किसी भी रशियन लड़की को देखते ही एक रकम बोलना, एक प्राइस टैग जैसा बोलना, मतलब वो इतना गलत और गंदा है कि उस तरीके की शुरुआत अगर हमारे देश में हो रही है। देखिए, हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं और हम विश्व गुरु होने के दावे करते हैं, और हमारे देश की सड़कों पर अगर किसी भी देश की महिला के लिए ऐसा कुछ भी वाक्य बोला जा रहा है, तो आप सोचिए कि सिर्फ यही काफी है भारत की एक तो इज्जत को नीचे लाने के लिए, और दूसरा मतलब ये हम अपने आप में कितने शर्म की बात है कि हम किसी भी देश की महिलाओं को इस नज़र से देखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा जैसा कि हमने देखा कि समय रैना ने 16 करोड़ रुपए का जो इंजेक्शन लगता है, एक बीमारी होती है जिसमें मसल्स काम नहीं करती हैं, और उससे उबरने के लिए एक इंजेक्शन जो अमेरिका से मंगाया जाता है, खासकर छोटे बच्चों को ही लगता है। वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 साल से नीचे के ही बच्चे होते हैं इनको इंजेक्शन लगता है। उस इंजेक्शन को लेकर मजाक बनाया। साथ ही समय रैना ने 2000 रुपए का नोट भीख में देने को भी मजाक बनाया, और उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो गिर गया बच्चा और ऊपर से ट्रेन निकल गई और मेरे पैसे वसूल हो गए नेटफ्लिक्स। इस तरीके की बात बोलना, मतलब आप इसको कहीं जोक की श्रेणी में ले जा भी सकते हैं। समय रैना से सवाल पूछना होगा कि एक गरीब बच्चे को आपने भीख में कुछ रुपया दिया और उसके बाद उसके साथ कुछ हादसा हो गया और आप कह रहे हैं कि मेरे पैसे वसूल हो गए। मतलब ये स्तर हो गया है जोक्स का। तो ये तमाम चीजें इसलिए पूछी जानी जरूरी हैं। और अगर ये क्विक फेम के लिए हो रहा है तो क्विक फेम जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला जाता है। ये असल में चुटकुले नहीं है, आप वो शॉक वैल्यू पे लेके जा रहे हो कि आप ऐसी कोई बात बोल देना कि जो कोई सोच नहीं सकता। और इस सब में जो सबसे गलत काम हुआ वो केबीसी, जो बच्चन साहब का शो है, उसमें समय रैना को बुलाना और समय रैना का वहां पर ये कहना कि मैं यहाँ बैठा ही इसलिए हूं क्योंकि बच्चन साहब आपने मेरा शो नहीं देखा है। मतलब वो ये अच्छी तरह से जानता है कि वो क्या बनाता है। मतलब मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है, मानसिक विकार जरूर हो सकता है, विक्षिप्त नहीं है। वो जानता है कि मैं क्या बना रहा हूं और वो नहीं देखा जाता, और उसी शो में उसके माँ बाप भी बैठे हैं। मतलब कैसे वो फेस करता होगा, कैसे माँ बाप उससे पूछते होंगे कि बेटा कहाँ से आ रहे हो तुम दिन भर मेहनत करके, कि मैं इस तरह के चुटकुले और जोक बना कर आ रहा हूँ, जिसको हम तो खैर मैं तो उनको चुटकुला भी नहीं मान सकता, उसको चुटकुला नहीं कहा जा सकता। आप अगर आप हंसना चाहते हैं तो बहुत कुछ है हंसाने के लिए, आप ऐसी ही चीज पर क्यों हंसना चाहते हैं। दूसरी चीज, हमारे जो ओटीटी ने जो कल्चर खराब किया, मतलब मैं आपको अपना व्यक्तिगत रूप से उदाहरण देना चाहूंगा कि मैंने सेक्रेड गेम्स नहीं देखा, मैंने मिर्जापुर भी नहीं देखा, क्योंकि जब मैंने देखना शुरू किया उसमें इतनी गालियां थी, मुझे ऐसा लगा ठूसी गई हैं गालियां। एट द सेम टाइम मैंने हाल ही में ब्लैक वॉरेंट देखा, ब्लैक वॉरेंट में भी गालियां हैं, लेकिन ब्लैक वॉरेंट में जो गालियां हैं वो ऐसा लगता है कि हाँ संवाद का हिस्सा हैं। पर मिर्जापुर में और सेक्रेड गेम्स में, मैंने पूरे शो तो देखे ही नहीं, मैं देख ही नहीं सकता, लेकिन जितना भी देखा उसमें लगा गालियों को ठूसा गया है। मतलब बोला गया है कि इतने स्पेस में एक गाली आनी चाहिए, 1 मिनट में एक गाली 2 गाली हमको सुनना ही है। तो इस तरीके का अगर हम मनोरंजन पेश कर रहे हैं, और एक सबसे बड़ी बात, हमारे देश में जो इस तरह के मजाक होते हैं, जो देश का सिस्टम हमारे साथ मजाक करता है कि एक बाबा है जो रेप के इल्जाम में जेल में बंद है, लेकिन चुनाव आने से पहले ताकि वो संबंधित पार्टी का प्रचार कर सके इसलिए उसे जेल से रिहा किया जाता है कुछ समय के लिए। ये भी हमारे समाज के साथ होने वाला मजाक है। तो हमारे देश में, समाज में जो मजाक का स्तर गिर रहा है उसमें ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। यहाँ सबसे जरूरी बात समझने की ये है, हम समय रैना को, रणवीर अलाहाबादिया को, या ऐसे सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को खूब जम के आजकल बहुत कुछ सुना रहे हैं, लेकिन आज मेरा सवाल उन 2 करोड़ 4 करोड़ व्यूज देने वाले लोगों से है कि समय रैना के वीडियो पर, समय रैना बनाता था एक वीडियो और उस एक वीडियो पे व्यूज आते थे 2 करोड़।
जो लोग YouTube को नहीं समझते उन्हें मैं बता दूं, अगर एक आदमी 2 बार वीडियो देखेगा तो व्यू एक ही काउंट होगा। यानी 2 करोड़ लोगों ने ऐसे एक-एक एपिसोड को सपोर्ट किया है, उन्होंने देखा है। जब आप YouTube पर कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो आप ये बताते हैं हमको ये पसंद आ रहा है, यानी आप और प्रेरित करते हैं। तो समय रैना अकेला दोषी नहीं है, अगर दोषी है तो उसके साथ वो 2 करोड़ लोग भी दोषी हैं जिन्होंने इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा दिया है। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है कि हम किसी कंटेंट पर बैन लगा दें और एक होता है कि हम उस पर उसको बॉयकॉट करें, उसको ना देखें। कम से कम हमारे हाथ में इतना तो है। रही बात बैन लगाने की, सेल्फ सेंसरशिप के लिए सरकार ने कहा है, आज फिर ये बात उठी है कि 2021 का आईटी रूल जो है वो फॉलो करें सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, और ये कहा गया कि सेल्फ सेंसरशिप हो, वहां तक होना चाहिए। लेकिन अगर हमें दिखता है हमारे समाज में कुछ ऐसा कंटेंट धड़ल्ले से आ रहा है, तो हमारे देश के लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम ये कहें कि हम ऐसे कंटेंट को नहीं देखेंगे, हम उसको बॉयकॉट करेंगे, हम उसका विरोध करते हैं। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है जो बच्चे बच्चे के हाथ में है। आपका मोबाइल भी कभी आपके हाथ से फिसल कर आपके बच्चे के हाथ में चला जाता होगा, और उसमें अगर एक बटन दबना है और उसके बाद तो आपको क्या कानों में पड़ेगा, हो सकता है बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाए। क्या इंस्टाग्राम, क्या यूट्यूब और क्या फेसबुक, सबका यही हाल है। तो ऐसे में हाँ, हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे कंटेंट का बॉयकॉट करें, ऐसे कंटेंट के बारे में कहें कि हम ये नहीं देखना है, हम इस पर आवाज उठाएं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें उन लोगों से भी सवाल पूछना पड़ेगा जो इस तरह के कंटेंट को देखकर उनके व्यूज बढ़ाते हैं। जाहिर है उनके व्यूज बढ़ने से जो कंटेंट बना रहा है उसको रेवेन्यू मिलता है, उस पर एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है। प्लेटफॉर्म की भी गलती है, देखने वालों की भी गलती है, बनाने वाले की भी गलती है। यहां सिर्फ बनाने वाले को हम गलत कहकर नहीं निकल सकते, देखने वालों ने भी तो उसे सपोर्ट किया है। समय रैना अगर ऐसे वीडियो बना रहा था तो लोग देख भी तो रहे थे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप कैसे देखते हैं रवि जी इसको? आपने बहुत सारी चीजें इन बातों में कह दी हैं दरअसल। जी जी जी। एक बाबा चुनाव से पहले निकलता है, आजकल दूसरा बाबा भी बाहर है, इलाज के लिए निकला हुआ है बताया जा रहा है, तो वो भी बाहर है। एक बाबा के यहाँ देश के जो प्रधान सेवक हैं वो जाने वाले हैं, ये भी खबर चल रही है। ये बाबाओं का बड़ा गजब का दौर आया है। हाँ और हम एक तरफ तरक्की की बात करते हैं, प्रगति की और विकास की बात करते हैं। हाँ। ये किस तरह की तरक्की और विकास है, किस तरह की प्रगति है, ये कहाँ ले जा रही है हमको? दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये हमारी तर्कशील और वैचारिक सोच जो है, उसको लगातार नीचे ले जा रहा है। हमको संवेदनहीन बना रहा है, हमारी संवेदना को जो है, वो कुचला जा रहा है। गलत भावनाओं को जो है लगातार उभारा जा रहा है। तो जब आप दिमाग से सोचना बंद करेंगे, जब आप सवाल करना बंद करेंगे, जब आप जो कहा जा रहा है उन भावनाओं में, गलत-सलत भावनाओं में जो है बहते चले जाएँगे, तो हर तरफ यही स्थिति हो। भाई अगर आपने जैसे समय रैना और इसकी बात की है इलाहाबादिया की, और उसको लोग देखते हैं, एक तरीके से एंडोर्स करते हैं जब देखते हैं, तो इस तरह के जो बाबाओं का मार्केट है, यहाँ भी लोग जाते हैं और इस तरह की जो अपने दिमाग को घर रख के जाते हैं, जो कह देते हैं, जो कहा जाता है उसकी अंधभक्ति में बह जाते हैं। दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। हमने तय कर लिया कि हम सोचना ही बंद कर चुके हैं, हम सोचेंगे ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से चल रही हैं मतलब? क्या ये सारी चीज़ें आपको जो है बुद्धिहीन बनाने की तरफ ले जा रही हैं? कोशिश ये है कि भई आप दिमाग का इस्तेमाल बंद कर दें और सिर्फ़ बस आपको जो कहा जा रहा है, वो आदेश की तरह आप उसको मानते चलें, या आप भक्ति करने लगें। आप अपनी विचारशीलता को त्याग दें और भक्त बन जाएँ। तो जैसे भक्त वहाँ बनते हैं, वैसे ही भक्त समय रैना और इलाहाबादिया के बनते हैं। ये सिर्फ़ भक्ति का दौर है। क्योंकि ये हो रहा है कि जब समय रैना और इस पर बैन लगने की बात हो रही है, कोर्ट तीखी टिप्पणी कर रहा है, तो इंस्टाग्राम पे मैंने ऐसे भी वीडियो देखे हैं यूथ के, नई जनरेशन के, जो इनके समर्थन में बात कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि भाई आपके बिना तो हमारा एंटरटेनमेंट हो ही नहीं रहा है। आप वापस आइए, आप फिर से वीडियो बनाइए, आप फिर से अपने शोज़ लेके आइए। तो ये चल रहा है ना, तो इसका ये मतलब है कि हम दिमाग से कम जो है अपने दिमाग को कम से कम तकलीफ दे रहे हैं, हम सोचना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमको हर तरफ कोई उँगली पकड़ के ले जाए। ये लोग भी उँगली पे ऐसे ही पकड़ के ले जाते हैं जैसे उधर बाबा लोग ले जाते हैं। एक तरफ वो राजनेता है,
जो आपकी उंगली पकड़ के ले जाए। मतलब आपको क्या लग रहा है, मतलब कि आप कुछ ना करें और लोग आपको रास्ता दिखाते चले जाएं और वही आपका कल्याण कर दें। तो ये अलग अलग तरीके से सबका कल्याण हो रहा है। ये वाला जो कल्याण है, समय रहना और इन लोगों का, ये निश्चित रूप से नई जनरेशन के लिए बहुत ही घातक है। अब हालांकि ये भी होता है, जैसे हम मानते हैं कि भाई आप नई जनरेशन को रोक नहीं सकते, बदलाव जो है वो अपरिहार्य है, वो लगातार, लेकिन वो बदलाव अगर पॉजिटिव तरफ हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है, क्रिएटिव तरफ हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। सवाल ये है कि अगर ये क्रिएटिविटी है तो क्या आने वाले समय में हमको इसका ही उफान और देखने को मिलेगा? क्या यही क्रिएटिविटी, इसी आपने गालियों का जिक्र किया है, तो गालियां जो है वेब सीरीज से पहले सिनेमा में आई, अनुराग कश्यप जैसे मेकर आए। पहले तो मतलब धर्मेंद्र जब कुत्ते कमीने तेरा खून पी जाऊंगा, तो यही बहुत बड़ा डायलॉग लगता था कि यार क्या बात कह रहा है, कुत्ते कमीने तेरा खून पी जाऊंगा। अब तो उसमें हंसी आती है। अब तो जाने कहाँ कहाँ तक पहुंच चुके हैं डायलॉग जो है रियलिटी के नाम पे। देखिए रियलिटी है, बिल्कुल हम इनकार नहीं करते, लेकिन होता यह है ना कि कोई एक आध आदमी बनाता है और वो सच को बहुत नजदीक से दिखाता है, लेकिन हाँ, हाँ। उसको फॉलो करने वाले फिर हजार लोग वैसे ही बनाते हैं। फिर उनके लिए वो ये नहीं देखते कि वो आदमी सच दिखा रहा था, उनको ये दिखता है गाली चली है, हमको भी हम्म। गाली चलाना है। तो फिर वो गाली चलाने के लिए कंटेंट बनाते हैं, फिर वो रियलिटी दिखाने के लिए नहीं बनाते। अच्छा, फिर क्योंकि हम लोग बहुत अलग तरह का सिनेमा या एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते रहे, ऐसी कोई चीज आती तो उसकी चर्चा बहुत होती है, उसके हम्म। फेवर में भी होते हैं, उसके विरोध में भी होते हैं। तो बाकी सारे लोग देखते हैं यार इस पर तो बात हो रही, मतलब ऐसे ही कंटेंट बनना चाहिए। फिर वो हम्म। धड़ल्ले से बनाने लगते हैं, फिर वो ट्रेंड होता है, फिर ट्रेंड जो है वो फिर मेन स्ट्रीम बन जाता है धीरे से। वही मेन स्ट्रीम जो था, जो सिनेमा से होते हुए, कपिल शर्मा से होते हुए आज ये नई जनरेशन तक जो आया है, तो ये जितने स्टैंड अप कॉमेडियन दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने हाँ, क्रिएटिविटी के रूप में इसी चीज को लिया है। हाँ। आपके यहाँ हेल्दी डिस्कशन बंद हो गया है, हेल्दी डिस्कशन जैसी कोई चीज रही नहीं, क्योंकि हेल्दी डिस्कशन तो आप टेलीविजन पे भी नहीं देखते हैं, हेल्दी डिस्कशन आप फेसबुक पर भी नहीं देखते हैं। हर तरफ जो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आपको हेल्दी डिस्कोर्स नहीं दिखाई देता है। हर तरफ कोई किसी को गरिया रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को मारने दौड़ रहा है। भद्दी से भद्दी भाषा इस्तेमाल करके जो है सामने वाले को, उसको नीचा दिखाने की, उसको अपमानित करने की, उसको गरियाने की पूरी जो है पूरा इंतजाम हुआ पड़ा है। कोशिश नहीं बल्कि किया ही जा रहा है। ट्विटर ने एक नया प्लेटफॉर्म आपके सामने खोल दिया गाली देने का। आप अपनी आइडेंटिटी छुपाओ, नाम कुछ है किसी और नाम से आप बनाओ, और उसके बाद आप जिसको चाहे उसको धड़ल्ले से गाली दो, जिसको चाहे धड़ल्ले से आप अपशब्द कहो, जिसके बारे में आप जो चाहे लिखो। तो ये ऐसा दौर आया है, तो अब कहाँ से लाएंगे वो सारी चीजें जिसको हम कहें कि नहीं बड़ा हेल्दी हो, सोसाइटी के लिए अच्छा हो, नई जनरेशन के लिए अच्छा हो। दरअसल मामला तो आप सब देखें, साहित्य देखें, सिनेमा देखें, संगीत कितना भ्रष्ट हो चुका है वो देखें, घर परिवारों की हालत देख लें, राजनीति का हाल देख लें, राजनेताओं का हाल देख लें। राजनेता तो भाई शीर्ष मानते हैं कि भाई वो तो देश को चलाते हैं, आज उनकी रेखा भाषा गुप्ता देख के भी लीजिए। ट्वीट देखे हमने। आज रेखा गुप्ता रेखा के ट्वीट गुप्ता के देखे। ट्वीट देख, कल तक बड़ा गुणगान हो रहा था कि भाई एक महिला मुख्यमंत्री आ गई है, और ये बड़ा मतलब इतने समय बाद दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिली है, और महिला सशक्तिकरण और ये और आज जब वो ट्वीट निकल के आने लगे, तो अब ये है कि उन ट्वीट्स को किस तरह से जो है डिलीट कर दिया जाए, किस तरह से उन पर बात ना हो। और जो लोग कल गुणगान कर रहे थे इस मामले में आज एकदम चुप हैं। देखिए इसमें ना स्त्री है ना पुरुष है, सबकी भाषा ऐसी ही होती जा रही है। और सब मतलब कई बार ये लगता है कि शारीरिक रूप से भले ही भेद हो, लेकिन हाँ। वैचारिक और सोच के स्तर पर ये भेद खत्म हो गया है। सब एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही भाषा में गाली दे रहे हैं, एक ही भाषा में अपमानित कर रहे हैं। मतलब वो उस लेवल पे सब बराबर हो चुका है। और ये मेरा नहीं, आपका भी और बहुत सारे लोगों का अनुभव होगा हमारे समाज में आज की डेट में। जैसे रणवीर के साथ में एक और जो दूसरी लड़की थी अपूर्वा को, जो आपने बातें कहते अपूर्वा देखा, मखीजा। हाँ, हाँ, हाँ। अपूर्वा आप सड़क चलते और स्कूल में लड़कियों की भाषा देख लीजिए, कॉलेज में लड़कियों की भाषा देख लीजिए, बिल्कुल गाली गलौज से भरी हुई है, और माँ बाप इस बात को जानते हैं। लेकिन अब बात यही हो चुकी है कि उनके हाथ से मामला निकल चुका है। आप एक चीज घर यहाँ में पर शायद कंट्रोल में रख लेंगे, लेकिन बाहर क्या करेंगे, क्योंकि आप सारा बहुत अच्छे वातावरण ही ऐसा हो चुका है। आप बहुत अच्छे मोड़ पर लेकर आए रवि जी इस डिस्कशन को। यहाँ कुछ बोलना चाहूंगा।
जी। जो कम उम्र बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनको इतना पता है कि मम्मी पापा के सामने गाली नहीं देनी है और टीचर के सामने नहीं देनी है, लेकिन दोस्तों के बीच देनी है। यही असली मर्दानगी है, यही असली कूल होना है। और जहां हम दिल खोल जाते हैं ना, वहीं हम गाली देते हैं। मतलब गाली उनके लिए एक कंफर्ट लेवल का आना है। मतलब गाली अगर नहीं दी तो कंफर्ट ही नहीं आया। तो आप ये सोचिए कि सोच किस तरफ जा रही है। मतलब हमें गाली देने में आराम का अनुभव हो रहा है, हमें गाली देने में कूलनेस लग रही है, हम ज्यादा पावरफुल सो कॉल्ड मर्द लग रहे हैं, या तमाम तरह की बातें यंगस्टर्स स्मार्ट लग करते रहे हैं। हैं। खासकर जो नई नई गालियां सीखते हैं, उनको लगता है हम जितनी ज्यादा गालियां दे रहे हैं उतने ही ज्यादा हम मर्द हैं। तो इस सोच पर तरस आता है। इस सोच पर इसलिए तरस आता है कि आप ये सोचिए ना कि आपने एक ऐसी रेखा खींच ली अपने आसपास कि जहां हमें कूल होना होगा, जिनके बीच हमें खुलना होगा, जो हमारे अपने होंगे, दोस्त होंगे, हम उनके सामने गाली देंगे। जैसे कि ये आप एक कहते हैं ना कि एक अपने लिए ही एक मिसाल खड़ी कर रहे हैं कि देखा, मेरा दोस्त भी मेरे से गाली देके बात करता है, मैं भी उससे गाली देके बात करता हूं। और कहीं ना कहीं हमें पता है कि ये गलत है, इसलिए हमें माँ बाप के सामने नहीं देनी है। हमें पता है गलत है, इसलिए टीचर के सामने नहीं देनी है। लेकिन हमें वहां देनी है जहां पर हमें हमारा कंफर्ट लेवल है। तो ये चीज सबसे ज्यादा नुकसान करती है। दूसरा क्या है, एक और चीज जिस पर हम कई बार अपने शो में बात कर चुके हैं, हम एक बार और बात करना चाहेंगे इस पर, कि स्क्रीन पर आने वाला कोई फेस अगर कुछ कहता है तो हमारा जो दिमाग है वो उसको जल्दी से एक्सेप्ट करता है। हमारे मन में ऐसी भावनाएं आती हैं कि जो स्क्रीन पर आते हैं लोग, चाहे वो कोई भी हो, कोई न्यूज एंकर हो, कोई फिल्म स्टार हो, या स्टैंड अप कॉमेडियन हो, या एक्टर हो, या जो भी हो, या पॉलिटिशियन हो, वो जो कर रहे हैं वो अच्छी चीज है। मतलब स्क्रीन पर आने वाला, जैसे एक जमाने में ये होता था, आज तो ये सच नहीं है, कि अखबार में छपा है सच ही होगा। आज से 25 साल पहले ऐसे ही होता था कि अखबार में छपा है तो सच ही होगा। अब मामला बदल चुका है कि अखबार में छपा है तो झूठी होगा, कि किसी ने एजेंडे के तहत छपवाया होगा, ऐसा भी होने लगा है। लेकिन अब आप देखिए ना कि स्क्रीन पर आने वाला, मतलब जो जो जाकिर खान बहुत हिट हैं, वो भी गाली दे रहे हैं। वो हर्ष गुजराल हैं, कौन है, वो भी गाली दे रहे हैं। अच्छा, तो गाली देना तो बड़ा कूल है। हालांकि कुणाल कामरा वगैरह भी गाली देते हैं, जो उन्हें नहीं देते देने हैं, चाहिए। बिल्कुल देते हैं, सरकार बिल्कुल। सरकार को वो कटघरे में खड़ा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार वो भी गाली देते हैं। गाली के बिना भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि गाली के बिना संभव नहीं है। बहुत से ऐसे कॉमेडियन हैं जो बिना गाली के भी करते हैं। भाई हमारे सुरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने कौन सी गाली दी कभी? सुरेंद्र अरे शर्मा ने कितना हंसाया, अशोक चक्रधर ने कितना हंसाया, शैल चतुर्वेदी ने कितना हंसाया, क्या ये लोग केपी सक्सेना ने कितना हंसाया, हुल्लड़ मुरादाबादी ने कितना हंसाया, क्या ये लोग क्या गाली देते थे? वो भी तो एक हास्य काका था। हाथरसी। काका हाथरसी, हाँ, हम क्यों उनको तो भूल ही नहीं सकते। काका हाथरसी, उनका एक अलग स्टाइल था बोलने का। और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में रहा हूं जिनका बचपन ऐसे हास्य कवि सम्मेलनों को देखते हुए बीता है। सही हमारे है, उत्तर बिल्कुल। प्रदेश में होली के मौके पर ये जरूर होता था कि कोई ना कोई हास्य कवि सम्मेलन हो रहा है। यही जो नाम हमने लिए ये बचपन में, ये माता पिता के साथ हम लोग जाते थे और कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला था। पॉलिटिकल जोक्स होते थे उस जमाने में। मुझे अभी भी याद है, हुल्लड़ मुरादाबादी ने एक वीपी इज वीपिंग, एक इतना बढ़िया उन्होंने वो बनाया था। बस उस पे हंसी आती थी। राजीव गांधी पे चुटकुले बनाए जाते थे उस जमाने में, इंदिरा बिल्कुल। गांधी पे बनाए जाते थे, हमने सुना है। विश्वनाथ प्रताप सिंह पे, चंद्रशेखर पे, किस पे नहीं चुटकुले होते थे, और बहुत साफ सुथरे होते थे। लेकिन अब जो स्तर हो गया, मुझे नहीं पता कि अब हास्य कवि सम्मेलन कितने होते हैं छोटे शहरों में। मुंबई में तो यहाँ हमें नहीं दिखाई देता कुछ कि इस तरह का सम्मेलन, कुछ ऐसे मौके आते हों आसपास। क्योंकि अब तो जिसको है वो मोबाइल लेकर बैठा है, जो है स्टैंड अप कॉमेडियन को देख रहा है, और उसमें भर भर के गाली हैं। और अब तो लड़कियां भी जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, वो ऐसी ऐसी लाइन बोलती हैं जिसको आप सुनकर अरे कान से धुआं निकल जाए कि भाई क्या बोला है ये। और इसको बड़ा कूल समझा जाता है। मतलब आप खुल गए हैं किसी से, इसका परिचय है कि आप उसके सामने गाली दे सकते हैं क्या? मतलब गाली देना ऐसा हो गया है कि सांस लेने जैसा अपने दोस्तों के साथ, कि हाँ, हम तो दोस्तों के साथ बैठे हैं, तो जितना सहज होकर हम सांस ले रहे हैं उतने ही सहज होकर हम गाली दे रहे हैं। तो ये जो सोच आई है, ये बहुत ज्यादा खराब है। दूसरा,
मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। जिस तरीके के मैंने 2 चुटकुलों का ज़िक्र किया, सो कॉल्ड चुटकुले, मुझे तो हँसी नहीं आई इस पर। ये जो 16 करोड़ के इंजेक्शन का चुटकुला और 2000 रुपए भीख में देने का चुटकुला, हम किसी की गरीबी का मज़ाक उड़ा रहे हैं? हम माँ और बेटे या माँ और बच्चे के रिश्ते का मज़ाक उड़ा रहे हैं? या हम क्या कहना चाहते हैं? और सबसे पहले तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपके स्वयं के जीवन में क्या है? हालाँकि समय रैना ने 1-2 जगह कहा है कि चुटकुला का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना। डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की एक तय सीमा भी होती है कि किस चीज़ को क्या पर्सपेक्टिव आप दे रहे हैं। माँ-बाप के रिश्ते पर आप क्या बोलने लगेंगे? और सबसे ज़्यादा दुःख की बात ये है कि आप इसमें भी क्रिएटिव नहीं हैं, आप कहीं की उठाई हुई लाइन चिपकाते हैं, ये मैं रणबीर इलाहाबादिया के लिए बोल रहा हूँ। और जब आपने ऐसा कंटेंट कहीं से उठाकर कहीं चिपका दिया, तो आपने बाकी के कंटेंट भी कहाँ-कहाँ से उठा के कहाँ-कहाँ चिपकाए होंगे। और आपने ये भी देख लिया कि कितने मौकापरस्त होते हैं ये पॉलिटिशियन, कि जब तक आपको मोदी जी से पुरस्कार मिल रहा था और आप इनके चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभा रहे थे, इनके पॉडकास्ट ले लेके, तब तक तो ये आपके साथ खड़े थे, वरना 1 सेकंड नहीं लगाया भाजपा के ही किसी नेता ने आपके खिलाफ एफआईआर की बात करने में। तो ये मौकापरस्ती भी हमने देखी राजनेताओं की। वो तो कहते हैं ना, हर तरह का वक़्त जो आता है बहुत कुछ बता के जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस पूरे एपिसोड के बाद सामने आई। देखिए, नेताओं की मौका परस्ती का तो क्या बोलें कि मतलब भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर और गायक जो लहंगे और रिमोट का गाना गा रहे थे, वो भी इस मामले में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, घर में बहन-बेटियाँ होने की बातें कर रहे हैं, बुरे प्रभाव की बातें कर रहे हैं। तो नेताओं का तो खैर कोई दीन ईमान है, मतलब इसको मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा ना, यंगस्टर्स की आज की जो स्थिति है, दरअसल जो भी मार्केट होता है, देखिए ये चीज़ें कहीं न कहीं सोसाइटी में मार्केट से भी आई हैं, मुझे लगता है। जैसे हमने सिनेमा की बात की, अभी ओटीटी की बात की। विज्ञापन की दुनिया में भी आप देखिए कि हमारी बहुत सारी चीज़ों को वो कैसे पीछे ढकेलते हुए अपनी बाउंड्रीज़ को बड़ा करता है। जैसे मैंने कहा, कुत्ता कमीना वाला जो तो कभी तो वो धर्मेंद्र के लिए डायलॉग था। लेकिन फिर बीच में एक दौर आया कि जिसमें खूब लाइन और गाना चला कि मतलब ये हर एक फ्रेंड कमीना होता है। हुँ, अब आपने इसको तो फ्रेंडशिप का मतलब बदल दिया, देखिए यहाँ पे। बदल दिया, हाँ। दोस्ती का मतलब कैसे प्यार, समर्पण, एक दूसरे के लिए त्याग, एक दूसरे को आगे बढ़ाना। अचानक ये जो बोलते हैं नया पर्सपेक्टिव, तो अब क्या लेवल है, हर एक दोस्त कमीना होता है। अब जैसे ही कमीना होता है, तो आपने दोस्ती के सारे मायने बदल दिए। आपने एक छोटे से गाने, एक जिंगल से या उस पर हाँ, बेस्ड विज्ञापन करके दोस्ती का मायना ही बदल दिया। अब जब वहां से मायना बदल गया और कमीना हो गया, तो फिर सारी बातें वो उस कमीनेपन टाइप की जाएगी दोस्ती में। फिर कोई अच्छी हुँ, बातें तो होगी नहीं कि आज हमने कौन सी किताब पढ़ी और तुमने ये किताब पढ़ी कि नहीं। हाँ, फिर ये होगा कि आज हमने कौन सा कमीनापन किया और तुम इस कमीनेपन में पीछे रह गए। यही हुँ, हुँ, शुरुआत। तो हमने उसको एक छोटे से, अरे ठीक है, बड़ा कुछ नया इंटरेस्टिंग है, हमने ले लिया। इसी तरह से एक और विज्ञापन आया, मार्केट कैसे आपकी सोच को प्रभावित करता लगा, बड़ा क्रिएटिव है। दाग अच्छे हैं। अब आप देखिए, कभी भी हुँ, दाग अच्छे नहीं थे, लेकिन नहीं थे, आपने हाँ, अपने विज्ञापन में कहा कि दाग अच्छे हैं। अब वो हाँ, दाग अच्छे हैं, शायद वो एक किसी प्रोडक्ट के लिए शायद ठीक होगा, लेकिन उसने सोसाइटी की सोच की बाउंड्रीज को कई लेवल पर और कई फील्ड्स में बहुत आगे तक बढ़ा के धकेल दिया। और चोट आप मानने पहुँचाई, लगे, है ना? चोट पहुँचाए और आप हाँ, मानने लगे, अच्छा यहीं बस थोड़ी, फिर तो यहाँ भी दाग अच्छे हैं, फिर तो वहाँ भी दाग अच्छे हैं, फिर हुँ, तो उस दाग ने जो है बड़ा होते-होते वो धब्बा बन गया और फिर अब एकदम कलंक और कालिक की तरह छा गया। ये हुँ, जो चीज़ें होती है ना, जो बाज़ार से आती है, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया से आती है, और फिर इस चीज़ को जो है पॉलिटिक्स भी जो है कहीं न कहीं है पैट्रोनाइज़ करती है। वो भी हाँ, इसको हाँ, खूब बढ़ावा देती है, उसको कोई विरोध नहीं करता इन चीज़ों का। अरे! इसमें तो प्रोडक्ट बिकने लगा भाई। अरे! इस गाने से तो मतलब लोग देखो, मतलब क्या नई सोच मिली है, क्या नई क्रांति हो गई बिल्कुल। तो आपने हुँ, इस तरह से समाज में जब ये थॉट्स डाले, तो ऐसा नहीं है कि वो जिस चीज़ के लिए आपने कहा वो उसी चीज़ तक सीमित रह गया। तो हुँ, दोस्ती की परिभाषा जो है, दोस्त की परिभाषा जो है वो कमीने होने में बदल गई। दाग जो है वो सिर्फ़ वो वॉशिंग पाउडर में नहीं, फिर वो हर जगह स्वीकृत होने लगे, क्योंकि अच्छे हैं। तो इस तरह से हो, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मतलब ये जो आज सिनेरियो खड़ा हुआ है, ये आज की देन नहीं है। ये पिछले कई बरसों की, पिछले 20-25 साल की देन है,
और अब ये आपको जब दिखने लगी है ना, तो आपको हैरानी हो रही कि ये हो क्या रहा है। ये आज नहीं हो रहा है, ये हम बहुत पहले से एक्सेप्ट करते चले आए, सिनेमा में, गाने में, विज्ञापन में, राजनीति में, बातों में आता चला गया। 2015-16 की बात होगी जब एआईबी वाला वीडियो आया था। जी। हमने तब इसे कूल कहा। इंडस्ट्री में सिर्फ आमिर खान ने इसका विरोध किया था और तो सब इसे कूल कह रहे थे। आज कोई कूल कहेगा इसे? ये जो हमारी दर्शक हैं इशरत सना खान, इन्होंने बड़ा अच्छा मुद्दा लिखा है कि जब पेरेंट्स को सड़क पर ले आई, उनकी सेक्स लाइफ को सड़क पर परोस दिया, तब जाकर सबकी नींद टूटी है। तो क्या हम इसका इंतजार कर रहे थे? मतलब रणवीर अलाहाबादिया शो में आकर ये कहें, तब तक हम इंतजार करते रहे और हमने होने दिया, और हमारे ही देश के लोग इसमें शामिल थे। जिस तरह से उन लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हो रहा है जो इस शो में बतौर दर्शक जाते थे या पहले के एपिसोड में भी गए थे, तो क्या इन 2 करोड़ लोगों से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि आपने इस तरह के शो को क्यों बढ़ावा दिया? आप भी तो उतने जिम्मेदार हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि क्या हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे? क्या हम इसको यहां तक लाने का कर रहे थे? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इसी युग में, इसी एरा में गुल्लक और पंचायत जैसे 2 शो आए हैं। दोनों में हास्य है, दोनों में ऐसा हास्य जो आप फैमिली के साथ देखते हैं, और आज ही के समय में आए हैं, आज ही के युग के, ऐसा नहीं कि पाषाण काल में आए थे ये। तो ऐसा नहीं है कि गालियों के बिना, अश्लीलता के बिना हास्य संभव नहीं है, संभव है, अगर दिल में ऐसी इच्छा है तो। अभी हम ये भी सुन रहे हैं कि गुलकंदा टेल्स नाम की एक सेक्स कॉमेडी सीरीज आने वाली थी प्राइम वीडियो पर, 120 करोड़ की लागत से बन गई थी, लगभग तैयार थी, लेकिन उसको रिलीज ना करने का निर्णय लिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि कहीं बवाल ना हो जाए। तो ये जो हम अब चेत रहे हैं कि अरे ये ना हो जाए, तो क्या हम इसका इंतजार कर रहे थे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि समय रहना मंगल ग्रह पे चल रहा था, पृथ्वी ग्रह पे ही चल रहा था, यूट्यूब पे ही चल रहा था, सबको खूब पता था, दुनिया ढूंढ रही थी समय रहना। भाई केबीसी वालों ने समय रहना को ढूंढ लिया तो आप समझ लीजिए कि उनको भी अंदाजा होगा कि भाई इनके तो एक एक शो 2-2 करोड़ में देखे जाते हैं। वैसे बच्चन साहब को भी इसका जवाब देना चाहिए। रोज ब्लॉग लिखते हैं, संडे को शाम 5 बजे ऐसे ऐसे करने आते हैं प्रतीक्षा के बाहर, तो उन्हें बताना चाहिए कि समय रहना जब उनके शो पर आया तो क्या उन्हें इसकी जानकारी थी, नहीं थी, उन्होंने जानकारी लेना जरूरी नहीं समझा। और आज जब वो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या नहीं लिखना है। प्रयागराज में भगदड़ मचती है तो उनको नहीं लिखना है, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची तो उन्हें नहीं लिखना है। तो जब जिन्हें ये पता है कि मुझे क्या नहीं लिखना है, तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें क्या लिखना है। तो क्या उन्हें नहीं लिखना चाहिए कि समय रहना वाले मामले में मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे नहीं पता था, या मुझे पता था, या मुझे दुख हुआ, मुझे हैरानी हुई, मैं नहीं चाहता था, मुझे दुख है कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म से, ऐसे चैनल से संबंधित हो गया जहां पर ऐसे शख्स को एज अ गेस्ट बुलाया गया। ये तमाम चीजें हैं जो वो लिख सकते हैं और कह सकते हैं, क्योंकि उनको सब पता होता है, उनको जेन जी का लिंगो आता है पूरा। अच्छी बात है, आना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन समय रहना आपके सामने बैठा था, कभी तो आपने उसे गूगल किया होगा कि भाई किस शख्स को बुला के बैठा रहे हो मेरे सामने। और बहुत ब्रांड कॉन्शियस है बच्चन साहब। तो मुझे यहां पर यह कहना है कि हमारी भी एक जिम्मेदारी होती है, हम कैसा कंटेंट देख रहे हैं, कैसे कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। चाहे अगर हम अमिताभ बच्चन हैं उसके रूप में, हम आम दर्शक हैं उसके रूप में, हम एक पेरेंट हैं उसके रूप में, टीचर हैं उसके रूप में, हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। इस जिम्मेदारी में सभी बंधे हुए हैं। आज एक पत्रकार के तौर पे मैं और आप अगर ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो फिर किसकी नहीं बनती है? कौन है जिसकी नहीं बनती है? सबकी बनती है ना, जो समाज का हिस्सा है। अगर मैं केबीसी शो का प्रोड्यूसर हूं या केबीसी शो को चलाने वाले चैनल से संबंधित हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, केबीसी का होस्ट हूं तो जिम्मेदारी बनती है, अगर मैंने कभी समय रैना का शो देखा है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, हर तरह से जिम्मेदारी बनती है। तो हम कहां भाग रहे हैं? और ये 2 उदाहरण सबके सामने, गुल्लक और पंचायत, जिनके दोनों के मेरे ख्याल गुल्लक के तो 3 सीजन आए, पंचायत के 2 3 सीजन आए। बिल्कुल। हाँ, हाँ। और बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे। अभी भी देख लेंगे तो उसमें हास्य भी है, मजा भी आता है, रिलेट भी करते हैं और अच्छा भी लगता है। तो ये वो बातें हैं जो यहाँ पर कहनी जरूरी हैं। बिल्कुल, देखिए गुल्लक तो खैर बहुत ही बढ़िया है और पंचायत भी अच्छा है। हालाँकि पंचायत का एक आध एपिसोड याद आता है मुझे, उसमें जी, थोड़ा-सा वो बिलो द बेल्ट थोड़ा-सा, चली हाँ, हाँ, गई थी याद है चीज़ें, मुझे। हाँ, 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 हाँ। है ना? तो लेकिन
गुल्लक जो है बहुत साफ सुथरी और बहुत परिवार के साथ आप उसको कभी भी कहीं भी देख सकते हैं और आपको बहुत मजा आता है। तो ये इसकी टीम तो वाकई बहुत बधाई की पात्र है और जी। पंचायत वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा इस चीज से बचना चाहिए क्योंकि देखिए यही मार्केट है, मैं वही कहता हूँ। जो हाँ। इसके क्रिएटर हैं या जिन प्लेटफॉर्म्स पे ये आता है, क्योंकि हुँ, पैसे का सोर्स तो वहां से चल रहा है ना प्रोड्यूसर्स के लिए। बिल्कुल। वो अगर कहेंगे कि आपको ये डालना है तो आपको डालना पड़ेगा। हुँ, उनको पता नहीं कौन-कौन से सर्वे जो आजकल ये ओटीटी कंपनियाँ जो है सर्वे पे चलती हैं। आजकल कंटेंट का जो वहाँ सिलेक्शन होता है हाँ। वो भी उसका भी एक एल्गोरिदम है। मतलब भाई लोग ने हुँ। क्रिएटिविटी का भी एल्गोरिदम बना लिया। कि मतलब वो ये देखा जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है तो यही बनाना है और सब फ्लॉप बना रहे हैं। तो पता नहीं इनको वो एल्गोरिदम क्या रिजल्ट सुझाता है और उसपे क्या बनाते हैं। तो खैर लेकिन गुल्लक बहुत अच्छी सीरीज़ है और उसके तो तीनों सीज़न और पंचायत भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह के कंटेंट की हमें ज़रूरत है और बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऊपर की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वो हाँ, नहीं चाहते हैं। उनको हाँ, चाहिए डंडा, मतलब तभी क्योंकि अगर वो जो गुलकंदा जो वेब सीरीज़ जिसका आपने ज़िक्र किया हाँ, गुलकंदा टेल्स का, वो हाँ, इसलिए नहीं रिलीज़ कर रहे हैं कि उनके अंदर कोई नैतिकता जाग उठी या उनकी आत्मा से कोई आवाज़ ऐसी उठी है। हाँ, 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 उनको हाँ। पता है कि मार पड़ेगी अगर ये आ गया जो हमने बनाया है और जो हम हुँ, दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन वो उसको तब तक रखे रहेंगे जब तक कि वो भरोसा करेंगे या सोचेंगे ये माहौल बदलेगा, 6 महीने बाद बदल जाए, शायद साल हुँ। भर बदल जाए। क्योंकि भाई हमने तो 100 करोड़ रुपए लगा दिया उसकी मतलब वापसी तो चाहिए ना हमें। पैसे की चिंता है, तो पैसे की चिंता है। पैसे की चिंता, उनको जैसे लोगों रणवीर की चिंता अलाहाबादिया को नहीं है। जाते हुए ब्रांड्स की चिंता हुई, इसलिए उन्होंने माफ़ी माँगी। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए माफ़ी माँगी। तो ये सारा खेल जो है वो मार्केट से चल रहा है और उसमें दुःख यही है कि भाई इसमें समाज पूरा शामिल है। आपने जैसे कहा ना कि क्या हम इसके आने का इंतज़ार कर रहे थे? मैं कहूँगा कि बिल्कुल हम इंतज़ार कर रहे थे और हाँ, अभी इसका हाँ, नहीं हम कई सारी चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हो, तब हम बोलें कि अरे ये क्या हो गया? इस हाँ, देश में, इस समाज में ऐसा बहुत कुछ घट रहा है, जिसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए, जिसका विरोध करना चाहिए, जिसके लिए लोगों को चेताना चाहिए और लोग समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझ रहे हैं। लेकिन बात वही है कि मतलब शहीद जो है वो अपने घर में नहीं पड़ोसी के यहाँ पैदा होना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। वो जो मामला है ना, ये जो मानसिकता है, तो जी, जो देख रहे हैं समझ बस वो हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं, कि हो जाए तो फिर हम कुछ बोलें। बोले। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है और जैसे मैंने कहा कि इसके लिए समाज के साथ-साथ राजनीति भी ज़िम्मेदार है, परिवार भी ज़िम्मेदार है। बच्चों की हुँ, हालत पे अगर आप बात करें तो हमें याद है, जब हम छोटे थे बल्कि और भी कई साल बाद तक, हम अपने घर के लोगों की छोड़ दीजिए, मोहल्ले का कोई भी बड़ा दिख जाए तो वो हम अगर उसको गलत करते नज़र आ जाएँ तो वो हमारे कान पकड़ने का हक रखता था। वो 2 बिल्कुल। थप्पड़ लगाने का हक लगता था और वो हाँ। लेके आता था घर तक तो हमको पता था कि इसने तो 2 मारे हैं, घर में 40 पड़ेंगे। हुँ, इतने हुँ, हुँ। अधिकार होते थे, डरते जी। थे सारी चीज़ें। स्कूल में कहीं अगर टीचर का बुलावा आ गया पिताजी को या माँ को, तो हाँ, हाँ। कँपकँपी छूट जाती थी कि यार पता नहीं जी। मतलब अब क्या होने वाला है। ये हाँ, सारी हाँ। चीज़ें खत्म हो गई है। मेरे 2 बच्चे हैं जैसे तो जी। स्कूल जाओ कभी स्कूल में कोई शिकायत होती है या बात होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, स्कूल ज़िम्मेदारी नहीं लेता है। मतलब हाँ, पहले तो हाँ। टीचर ज़िम्मेदारी लेते थे। वो वन ऑन वन समझते थे, माता-पिता से बात भी करते थे या ये होता था कि मतलब कई बार तो एक ही मोहल्ले में रहने वाले टीचर और हम लोग हुआ करते थे। जान-पहचान होती थी, कभी वो भी आ सकते थे, हमारे यहाँ से भी जा सकते थे। इतना बच्चे को अपना माना जाता था, इतनी कड़ी नज़र रहती थी। अब अगर कोई शिकायत भी स्कूल से हो और आप करने चले जाइए, कि यार ये बच्चे ने स्कूल से आके ये बोला, ये किया, तो कहता हमारी ज़िम्मेदारी नहीं भई यहाँ तो 6 घंटे 7 घंटे रहता, आपकी ज़िम्मेदारी है। घर में तो हमारी निगरानी में बहुत सही रहता है। स्कूल जितनी देर जाता हूँ उतनी देर में सारे कर्मकांड हो जाते हैं। हाँ। स्कूल में तो ना स्कूल ज़िम्मेदारी ले रहा है, घर समझ नहीं पा रहा है। घर में भी मैंने कहा जैसे अब बहुत सारी समस्याएँ हैं, माँ-बाप की अपनी समस्याएँ हैं। कई जगह पर हुँ, दोनों नौकरी पेशा हैं। कई जगह पर जो है अपने-अपने मोबाइल में बिज़ी हैं माँ-बाप, तो उनकी हुँ, अपनी एक सोशल लाइफ़ जो है वो मोबाइल पर चल रही है, तो बच्चों को कहाँ ध्यान दें? बच्चों को दे दिया, हाँ भाई तुम तुम्हारा देख लो। बच्चों के अपने टाइम टेबल बने हुए हैं, स्कूल से आना, ट्यूशन जाना, फिर फलानी क्लास, फिर ढकानी क्लास, फिर फलाना क्लब, ढिकाना क्लब। वो एक अलग उसमें उसकी एक लाइफ़ आपने बाँध दी। आप उसको हुँ, समय नहीं दे रहे हैं।
आप उसको कम से बिल्कुल। कम समय दे रहे हैं, और कई बार उसके समय में भी आप अपने मोबाइल में बिजी हैं या आप अपने हाँ, काम में बिजी हैं। दोनों अगर दफ्तर से लौट रहे हैं तो उनको फिर वो एक मी टाइम नाम की एक चीज आ गई है, तो सबको हाँ, अपना मी टाइम चाहिए होता है, सबको अपना स्पेस चाहिए होता है। मतलब हुँ, इतना इंडिविजुअल हो गया है, तो फिर बच्चे जाएं कहाँ? तो फिर नेट सबके पास में है, हर किसी के पास मोबाइल है, तो फिर वो अपने हिसाब से चीजें देखते, सर्च करते हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे कैसे बड़े हो गए, हमने तो बड़े अच्छे संस्कार दिए थे। आपने संस्कार नहीं दिए उनको, आपने दूसरी बाकी सारी चीजें दी। आपने उनको तो इसमें फैसिलिटीज़ दे दी आपने उन्हें, संस्कार नहीं दिए। फैसिलिटीज दे दी, उसके खतरे थे, आपने उनको नहीं समझा, और हाँ, अगर समझा भी तो आप इग्नोर करते चले गए, या बच्चे के ने कहा नहीं नहीं हम तो सब सही हैं, और आपने भी कहा हाँ हमारा बच्चा ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ, 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 तो घरों में भी कमोबेश जो है इसी तरह की कहानियां चल रही हैं। तो बात एक दिन की नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं कि ये एक दिन में नहीं हुआ है। ये बात हाँ, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ कि हम इस बात का इंतजार कर रहे थे, और इसका नहीं, अभी हम कई चीजों का इंतजार कर रहे हैं। जब जब वो होंगी तब तब हम कहेंगे अरे हमको दिख तो रहा था, लेकिन हम बोले नहीं। हम क्यों नहीं हुँ, बोले, उसकी बहुत सारी वजह हैं। कुछ अपनी भी हैं, कुछ घर की भी हैं, कुछ जी, समाज की भी हैं, कुछ राजनीति की भी हैं। तो ये बहुत एक अलग तरह का एक मकड़जाल बन गया है। तो इसमें सबको सबसे बढ़िया क्या लगता है, चुप रहो, जवाब ही मत दो। और ये हमारे यहाँ नहीं, अब ये टॉप लेवल पर ये चीज हो चुकी है। सवाल उठते हैं, जवाब ही मत दो, खत्म, अपने आप चुप हो जाएंगे। दो चार लोग बोलेंगे, चुप हो जाएंगे। जवाब नहीं देने की या जवाबदेही नहीं लेने की ये जो एक नई शुरुआत हो गई है, ये हाँ, बहुत हाँ। घातक है, और ये आगे बड़े नुकसान करने वाली। रवि जी, बहुत अच्छे से आपने इस पूरे मामले पर अपने विचार रखे। मैंने भी अपनी कोशिश की अपनी तरफ से, और हमारे दर्शकों ने भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। दर्शकों ने लगातार अपनी बातें लिखी, जिनको हमने यहाँ शेयर किया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप हमारे साथ जुड़िए, अपने नाम के साथ शहर का नाम ज़रूर बताएँ। साथ ही वीडियो पसंद करते हैं तो उसे शेयर करें। आप अपने फ़ेसबुक पर या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और हमें लिखकर बता सकते हैं आपके जो भी सुझाव हैं या शिकायतें हैं। अच्छा लगेगा, आप शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का मौका मिलेगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमें इतनी देर तक सुनने के लिए। रवि जी, आपका भी शुक्रिया, आपने इस पूरे मसले पर धन्यवाद 360 उज्जवल जी। डिग्री जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था आपने वो रखा, और हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की है। इस पूरे कार्यक्रम का मकसद ये है कि समाज से गंदगी कम हो, और गाली देने में कोई फ़ख्र महसूस ना करे, गाली देना कूल ना लगे, गाली देना मर्दानगी की निशानी या दुनिया भर के जो भी आजकल चल गए हैं, जिनको लोग मानने लगे हैं, जो मतलब कहते हैं ना बेबुनियाद चीज़ें जो हैं, वो इससे लेकर हटें। और कहीं भी अगर हम गाली सुन रहे हैं तो हम आप अपने आप से सवाल ये पूछें कि क्या आपने ऐसा किया है जो आप गाली सुन रहे हैं या देना चाह रहे हैं किसी को? ऐसा जीवन में आपने क्या किया है जो किसी और की गाली किसी और को दी गई सुन आप रहे हैं? तो इस योग्य बनाएँ कि ना तो आप किसी को गाली दें, ना कोई आपको गाली दे, ना आपके सामने कोई गाली दे। ऐसा व्यक्तित्व बनाएँ, ऐसी शख्सियत बनाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया रवि जी, आपका भी, दर्शकों का भी। शुक्रिया थैंक उज्जवल जी, यू। शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट।